स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सर तो आगे बढ़ते हैं, कुछ हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को उठाएंगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स पर बात करेंगे कि किस तरीके के टॉपिक्स में क्या डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डीएनए टेक्नोलॉजी है और इससे संबंधित एक बिल है जो 2019 में आया था। तो सबसे पहला सवाल कि डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहला सवाल कि डीएनए क्या होता है, तो बताएगा? व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए टेक्नोलॉजी? डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, जिसमें बेसिकली इसमें हमारे वो सारे फीचर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से ड्राइव होते हैं। एंड ये हमारे बहुत से केसेस में हेल्प भी करता है। लाइक इस डीएनए के थ्रू हमारी पूरी बॉडी की प्रॉपर्टीज पता की जा सकती है। याद आ रहा है सर। डीएनए इज नॉट अ जीन, ध्यान रखिएगा। डीएनए बताइए। Sir, it is used to identify the characters of a person. ठीक है। और डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? What is DNA technology? सर आज के केस में डीएनए टेक्नोलॉजी इसलिए यूज की जा रही है ताकि जो डिसीजेस हो रहे हैं हम उसके मतलब उसको क्योर कर सके थ्रू डीएनए। और डीएनए के साथ हम अभी मतलब जो भी न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सारा डीएनए टेक्नोलॉजी में आ जाता है। लाइक अभी हम अपने डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे कि वो प्रीवियस जो हमारी प्रीवियस डिटेल्स है वो भी स्टोर कर सके और जो हम उसमें न्यू बिल्ड करना चाहते हैं वो भी स्टोर कर सके। लाइक अगर हमें कोई डिसीजेस होते हैं और हमने डीएनए एडिटिंग के थ्रू कुछ उसमें ऐसे मतलब कुछ ऐसी कोडिंग कर दी है कि वो अब इस डिसीज को पहचान सके और उससे खुद ऑटोमेटिकली लड़ सके, मतलब हमें कोई बाहर से मेडिसिन ना लेने पड़े। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। सर डीएनए टेक्नोलॉजी फॉरेंसिक से भी वो होता है ना, फॉरेंसिक में भी काम आता है। और इसमें शायद डीएनए सीक्वेंसिंग भी होता है ना, 2 डीएनए मिला के और मॉडिफिकेशन किया जाता है। नहीं, डीएनए सीक्वेंसिंग कुछ और है, जो आप बोल रही हो कुछ और है। तो भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर डीएनए को सबसे पहले समझते हैं, अगर मैं बोलूं कि डीएनए हमारे सामने सबसे पावरफुल सब्सटेंस है, हमारे सामने जो सबसे पावरफुल चीज है वो डीएनए है। अगर हम किसी एक केमिकल या किसी एक चीज को मैं एट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मेरे को डीएनए दिखाई देता है। क्वेश्चन क्यों, सवाल आप लोग को मुझसे दूसरे ऐसे सर आते हैं, क्यों कह रहे हो, ऐसा होता क्या है डीएनए में? डीएनए या हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हमारा बेसिक जेनेटिक मटेरियल है जिससे हम सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हम क्या थे, हम क्यों हैं, हम आगे कैसे जाए, हमें क्या करना चाहिए, सब के सवाल जो है
अगर बायोलॉजिकली मैं देखूं तो ये सब बातों के सवाल इस डीएनए के अंदर में स्टोर्ड है। ये ऐसी चीज है जो हमारे करोड़ों नहीं अरबों साल के इतिहास को रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। डीएनए के अंदर हमारा जो करोड़ों सालों का इतिहास है, कब जीवन का उद्भव हुआ, कब जीवन आगे बढ़ा, कैसे वो एक सेल बना, फिर उससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ब्रांचिंग हुई, कैसे इतने मिलियंस ऑफ जीव अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने, उन ऑर्गेनिज्म की क्या क्या अलग अलग योग्यताएं हैं, तो वो सब कुछ हमारे को इस डीएनए में मिलता है। और डीएनए का बड़ा सारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा पावर हाउस है, तो इसके अंदर सारी चीज की जानकारी है। अगर बायोलॉजी इसका इस्तेमाल कर सके, जैसे आप लोगों ने सभी ने बोला भी कि डीएनए का हर चीज में इस्तेमाल है। बायोलॉजी के ये क्षेत्र में अगर देखें तो हर क्षेत्र में डीएनए की बात होती है। डीएनए के बिना हम किसी चीज से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका फंडामेंटल कारण ये है कि अगर हमें जैसे बीमारियों से लड़ना है, डीएनए हमारे काम आ सकता है। हमें वैक्सीन बनानी है, डीएनए हमारे काम आएगा। हमें फॉरेंसिक्स में कोई ये पहचान करनी है कि कौन आदमी था, डीएनए हमारे काम आएगा। हमें हिस्ट्री जाननी है, एंथ्रोपोलॉजी जाननी है, हमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जानना है, डीएनए हमारे काम आएगा। तो डीएनए हमारे एन नंबर ऑफ काम आ सकता है। जितना जैसे अभी हमने बात की थी, वो जो पिग का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं जो मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जब बात की, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर किसी भी चीज में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? डीएनए के थ्रू करेंगे। तो डीएनए हमें हर चीज के लिए, हमारी जो हर छोटी बड़ी चीज के लिए जिम्मेदार है। तो डीएनए वो पावरफुल चीज है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हो उनकी जानकारी के लिए, डीएनए जो है एक न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और बेसिकली ये हमारा फंडामेंटल हेरिडिटी मटेरियल है। फंडामेंटल हेरिडिटी मटेरियल मतलब हम सब, जैसे हमने पहले की क्लासों में भी बात की है कि हम सब इतने बड़े जीव हैं, हमारे अंदर में बिलियंस ऑफ सेल हैं आज की तारीख में, परंतु हम ये सारे बिलियन सेल एक ही सेल से कनेक्टेड रहते हैं। और उस एक सेल की वो कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है? वो उसका डीएनए है। तो हर सेल के अंदर में, हमारे शरीर में जितने भी सेल होंगे, उन सेल में एक ही मटेरियल होगा, एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा। वो वही जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर में मौजूद होगा। उसी जेनेटिक मटेरियल ने हमें जो है हमारे हर सेल को बनाया है। बेशक आज बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल, अलग अलग फंक्शन करने वाले सेल हमें दिखाई देते हैं, परंतु ये सभी फंक्शन करने वाले सेल केवल एक ही सेल से पैदा हुए हैं, और सब में एक ही कॉमन डीएनए रहता है, और यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल ना केवल हमारा है, जेनेटिक मटेरियल मेरा, तुम्हारा, आपका नहीं हो सकता, ये इतिहास का है। हमारा जो जीवन है धरती पर, अर्थ पर जो जीवन है, तो उससे पहले का हमें पता नहीं कि वो कहीं और से आया हो, परंतु जो धरती के ऊपर जो जीवन है, वो जीवन का क्या, वो एक कनेक्टिविटी है, मतलब वो हमें अरबों साल तक जोड़ देता है। वही डीएनए है जो चला आ रहा है, वही डीएनए है जो बढ़ता जा रहा है। तो वो डीएनए राइट लेफ्ट सेंटर जितने जीव हमें दिखाई देते हैं, उनमें काफी हद तक वही डीएनए कम ज्यादा, क्योंकि वो एक सोर्स से आया है। तो दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हमारे भीतर जो सेल है, उस सेल के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए को भी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, जेनेटिक मटेरियल जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, लेट्स से दिस इज आवर डीएनए, ठीक है। ये डीएनए हमारे हर सेल में, जितने सेल हैं उनके अंदर में यही डीएनए दिखाई देगा। जितने तरीके की कोई भी हमारी बॉडी का सेल होगा, उसमें सेम डीएनए, सेम जेनेटिक मटेरियल होगा।
ये हमारे डीएनए। और इसके अलावा ना केवल ये, हॉरिजॉन्टली हमारे भीतर, क्योंकि हमारे माता पिता से आया, उनके माता पिता में, उनके माता पिता से, उनके माता पिता में, उनके माता पिता से, इस तरीके से ये करोड़ों अरबों साल। और धरती को बने कितने साल हुए हैं? जीवन 40 billion years. 40 बिलियन 13.7 billion years. कितने? 13.7 बिलियन ईयर। ये तो तुमने यूनिवर्स बता दिया शायद। 26 billion ना? हाँ, करीब 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन, 4.5-5 बिलियन के आसपास है। 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी हमारी धरती है। अब इसको जीवन कितना पुराना है? करीब 3 बिलियन पहले, 3 बिलियन ईयर पहले, 2.5 से 3 बिलियन ईयर पहले धरती पर जीवन का उद्भव हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो लगभग ये जो जेनेटिक मटेरियल, ये वो चीज है जो लगभग 3 बिलियन ईयर से ट्रेवल करके हमारे भीतर पहुंचा है। जितने जीव जंतु, जितने बैक्टीरिया, वायरस सब दिखते हैं, उन सब के भीतर ये पहुंचा हुआ है। ठीक है, किसी में वो इंसान बन गया, किसी में वो डॉग बन गया, किसी में वो डायनासोर बन गया। अलग अलग तरीके के ये डीएनए आगे जाता गया। अब इस डीएनए की एक कॉन्टिन्यूटी ये रहती है, यही जो है इस डीएनए की शक्ति है। तो डीएनए हमारे समय में इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है। समझो कितनी जानकारी इस डीएनए के अंदर में, हम सब के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होगी, जो 3 बिलियन ईयर से लगातार चले जा रही है। एक जीव से दूसरे, दूसरे से तीसरा, सिंगल सेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, फिर वो इनवर्टिब्रेट, और जो फिर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट से इवोल्यूशन, ऐसे ऐसे धीरे 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 इन 3 बिलियन ईयर्स के अंदर में हम यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ ये जेनेटिक मटेरियल हमें कंपोज करता है। तो ये इस जेनेटिक मटेरियल की शक्ति है। और ये जो बेसिक काम है जो इसको करता है कि उसके माता पिता ने, उसके माता पिता को, उसके माता पिता ने, उसके माता पिता को, इस तरीके से ये चलने वाला जो क्रम है, जो चलने वाली जो चेन है, ये चलने वाली चेन इस सब्सटेंस, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो जेनेटिक मटेरियल जिस केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनता है। किसी ने बोला था, मैंने उसलिए वहां पर इंटरप्ट किया था कि जीन इज नॉट डीएनए। डीएनए एंड जीन में अंतर होता है। डीएनए वो फंडामेंटल केमिकल है, ठीक है। इस केमिकल के मल्टीपल बेस होते हैं, करीब 3 बिलियन बेस होते हैं। ऐसा डी राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, इस डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के 3 बिलियन बेस हैं। 3 अरब ऐसे डी राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होते हैं। वो मिलकर इंसान का डीएनए, इंसान का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसको कंपोज करते हैं। तो ये डी राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, इसके बड़े सारे इस्तेमाल हैं। ये जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये हमें कहाँ मिलेगा? शरीर के कौन से सेल के कौन से हिस्से में? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस होता है। अगर आपने बायोलॉजी के अंदर सेल ध्यान होगा तो उसके बीच में ये एक सेंटर में होता है जो जिसके अंदर में ये मटेरियल मौजूद रहता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी रह सकता है। जो हमारा डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि इसके ऐसे ऐसे करके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये ऐसे 3 बिलियन मतलब दोनों तरफ ये रहते हैं। तो ये स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपने होपफुली छोटी क्लास में इसको पढ़ा होगा। हमारे शरीर में जो ये 3 बिलियन बेस जो बताए थे, उनके कुल मिला के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, जोड़े होते हैं।
क्रोमोसोम जोड़ों में रहता है। हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो जोड़ों में रहता है, और इससे यही क्रोमोसोम होता है जो हमारे पूरे शरीर को बनने और उसके प्रोटीन्स के बनने का इंस्ट्रक्शन जारी करता है। बेसिक फंडामेंटल जो इंस्ट्रक्शन कौन इशू करता है वो यही चीज करता है। तो अगर जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल होती है, हम एप्लीकेशन की फाइल होती है, वो बहुत सारे काम कर सकती है, और वो एक छोटी सी फाइल होती है, वो छोटी सी फाइल पूरे कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, एक छोटी सी फाइल। ठीक है, उसको जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे अपने से, वो अपना फंक्शन करना शुरू कर देगी। तो वही हमारा जो काम है वो ये डीएनए करता है। ये डीएनए के अंदर में 4 केमिकल बेस होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये 4 तरीके के अलग अलग केमिकल बेस रहते हैं इन न्यूक्लियोटाइड। मतलब हमारे जो 3 बिलियन बेस है, क्योंकि हर एक के अंदर में अलग तरीके का वो होगा डीएनए, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक का डीएनए थोड़ा बहुत कम ज्यादा डिफरेंस होगा हर एक के अंदर में। हर एक का डीएनए डिफरेंट है, फिर भी 99% ऑफ अवर डीएनए सेम होता है। यानी कि हम सबके अंदर में जो 99% डीएनए, 1% डीएनए सबके अंदर अलग होगा, एक्सेप्ट जो बायोलॉजिकल मोनोक्लोनल ट्विंस होते हैं। मोनोक्लोनल ट्विंस, ठीक है। तो एक जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो उनमें भी खास है, जो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे होते हैं वो मोनोक्लोनल ट्विन कहलाते हैं, और वो ट्विन जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए सेम होता है। अन्यथा हर व्यक्ति का, भाई भाई का भी डीएनए, भाई बहन का डीएनए भी अलग अलग होगा, माता पिता का हमसे डीएनए अलग होगा। ठीक, क्योंकि डीएनए के अंदर में रिकॉम्बिनेशन होते रहते हैं, नए नए जोड़ बनते रहते हैं, तो इसलिए डीएनए सबका अलग होता है। फिर भी 99%, और यही कारण है कि 99% एक हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक जैसा है। हम 99% हद तक एक दूसरे के जैसे ही हैं। हम लोग चाहे कितना भी अपने को अलग मान लें, कितने को अपना बड़ा और छोटा मान लें, हम ये महसूस करें कि मैं कुछ महान हूँ या मैं बहुत अलग हूँ या जो भी हम सोचते हैं, ऐसा एक्चुअली में बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है। 99% तक हम एक जैसे, इनफैक्ट हम बहुत हद तक तो अपने, इवन जो बैक्टीरिया है, 90% ऑफ हमारा डीएनए बैक्टीरिया के जैसा होगा, बैक्टीरिया और हमारा डीएनए एक जैसा होगा। तो हम लोग बहुत सारा जो आपस में भी एक जीव दूसरे जीव से भी बहुत कुछ शेयर करता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे जीव से, ये जीव अलग है मैं अलग हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम सब उसी बायोलॉजी की, उसी प्रकृति का के द्वारा सृजन किया गया प्रोडक्ट है। ठीक है, हम एक ही बायोलॉजी से बनने वाले अलग अलग जीव हैं। तो हम सब जीवों को भी ये समझना चाहिए कि धरती ने हमको जीवन दिया है, और उसको सम्मान करना चाहिए। और ये जो हमारे अंदर अलग अलग और अपने को एक विशेष मानने की भूल है, वो शायद नहीं रखनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ ही इस नाव में पार होंगे या एक साथ ही इस नाव में डूबेंगे। तो हम सबका संबंध हर जीव का भी, मतलब ये आज के समय में हम पढ़ेंगे भी इस बात। चिंपैंजी का डीएनए 98% मिलता है। किसका? चिंपैंजी। हाँ, चिंपैंजी का बिल्कुल। हमारा डीएनए सारे जीवों से, मैं चिंपैंजी छोड़िए, हमारा डीएनए बहुत हद तक बैक्टीरिया और आपका डीएनए हमारा भी मिलता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया है, हम इंसान हैं, या तो बैक्टीरिया, चिंपैंजी तो बहुत नजदीक है, वो तो जीव है। हम जिस भी जानवर से अपने डीएनए को मैच करेंगे वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसको बहुत फंडामेंटल रीजन है क्यों मिलेगा हमारा डीएनए। क्योंकि वो भी उसी टाइम सर इवॉल्व हुए हैं जिस टाइम हम लोग वही हुए हैं। सबका ओरिजिन एक है। जैसे हम धर्म के भाषा में भी कहते हैं ना,
सबका मालिक एक। तो एक्चुअली में ऐसा है, हम सब एक है। मतलब इवन इंसान की बात छोड़िए आप, जानवर तक, उससे भी नीचे वाले जो उस मतलब नीचे वाला कोई जीव नहीं होता। और जो भी जीव इस धरती पर है वो सब एक कॉमन ओरिजिन को रखता है, वो सभी एक ही ओरिजिन से पैदा हुए हैं। तो ये हमारे डीएनए की विशेषता है। डीएनए हमें यही बताता है। डीएनए इसीलिए हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये हमारी फंडामेंटल फाइल है। इसी फंडामेंटल फाइल से हम जो है बनते हैं, डेवलप होते हैं, फिर अलग अलग फंक्शन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। जीवन जीते हुए कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ता है। परंतु हम सब लोग एक बहुत विशेष चीज को करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। वो विशेष चीज क्या है? अगर मैं फिलोसॉफिकली इस बात को कहूँ तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मेरे विचार से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। लाइफ सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन का सम्मान करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, जीवन को बेहतर करना चाहिए, अपने जीवन को बेहतर करना चाहिए, दूसरे के जीवन को बेहतर करना चाहिए, और कम से कम दूसरे के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके जीवन की को अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, परंतु दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही है जो हम सब के अंदर कॉमन है। ये जीवन के सर्वाइवल का, धरती की सारी लड़ाई इस लाइफ के सर्वाइवल की है। जीवन पे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीवन। धरती पे सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे दिखता है, ये मेरी अपनी समझ है, कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन का सर्वाइवल है। और सारा कुछ जो कुछ हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर सर्वाइवल, मतलब बेटर लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं। बेटर लाइफ क्यों चाहते हैं? सर्वाइवल के लिए। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बेसिकली। जो बेटर लाइफ जिसको हम बोलते हैं, बेटर लाइफ क्या है? बेटर लाइफ का मतलब मेरे पास खाने को मिल जाए मुझे, है ना। अगर हमें शायद खाने का महत्व ना भी लगे, पर जब खाना नहीं होता तो हमें खाने का, पानी का महत्व पता चलेगा, पता होता है कि खाने का कितना महत्व है। तो हम अपने लिए सबसे पहले भोजन चाहते हैं, कि हमें भोजन मिले, पानी मिले, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मेरा जीवन सुरक्षित रहे, ठीक है। फिर मतलब हमारी डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल नीड्स है, कुछ बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं। हमें पानी मिले, खाना मिले, हवा मिले, फिर जीवन बेहतर हो, सिक्योर हो, छत हो। छत, घर होने से क्या होता है? घर होने से हमारा जीवन ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। फिर रिप्रोडक्शन हो, हमारे बच्चे हों, आगे प्रोजेनी चले। फिर उसके बाद और आगे महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, हायर बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, लोग दार्शनिक बनते हैं, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्यों करते हैं लोग एक दूसरे की सहायता? क्यों कुछ लोग फिलोसोफर बनते हैं? हम सब के अंदर थोड़ा बहुत दर्शन होता है, तो हम एक दूसरे की सहायता भी क्यों करते हैं? सही है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट में होता है कि अपनी स्पीसीज को बचा के रखें। ह्यूमैनिटी। ये हमारे अंदर एक मौलिक इंस्टिंक्ट है, इसको हमें कोई सिखाता नहीं है। हम एक दूसरे की मदद, जरूरत पड़े, किसी को लगे कि यार ये मुसीबत में, हमें बहुत उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती कि कोई स्कूल में पढ़ाएगा। गांव का आदमी भी, जिसने जो कभी स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया हो, वो भी आदमी आगे बढ़ता है। ज्यादातर वो आदमी ज्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, वो अपनी इंस्टिंक्ट से ज्यादा चलता है। क्योंकि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, ज्यादा चालाक हो जाते हैं। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि हम पढ़ लिख कर ज्यादा चालाक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें कई चीजें भूल जाने की जरूरत है, ये चालाकी को भूल जाने की जरूरत है। तो वो जब हम चालाक हो जाते हैं तब मदद नहीं करते। जबकि आप कहीं भी देखिएगा, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो आसपास के जो सबसे मतलब साइकिल वाले, आप हमेशा देखिए सड़क पर किसी को चोट लगी, सबसे पहले साइकिल वाले और पैदल वाले और आसपास के जो
ठेला दुकान वाले हैं वो सबसे पहले रुकते हैं, फिर मोटरसाइकिल वाले रुकते हैं, कार वाले रुकते भी नहीं है, क्योंकि वो एक हायर स्टेटस में चले जाते हैं। परंतु अगर देखें तो हम सब के अंदर, हम सब जीवों के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट इसीलिए है कि हम जीवन को बढ़ा सके, जीवन के सर्वाइवल के लिए काम कर सके। तो नेचर, जो मदर नेचर है, ये प्रकृति है, ये हम सबको काम पे लगाए रखती है कि भाई आप काम करो। आप सबका काम क्या है? जीवन को बचाना, जीवन को आगे बढ़ाना। यही काम हम अपने पूरे जीवन में, और हर स्पीसी, हर जंतु, हर चीज यही काम कर रही है। आप ध्यान से कभी देखिएगा कि हर कुछ यही काम कर रहा है। तो वही काम हमारा डीएनए हमसे करवा रहा है। तो अब हम अपने डीएनए पे आ जाते हैं कि आज के समय में बायोलॉजिकली हम इस डीएनए का इस्तेमाल कर क्या सकते हैं। जैसे एक टर्म आया था हम्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपने 2-3 शब्द बोले, मैं तो सबके एक एक बात कर लूंगा। डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सब होना चाहिए यहाँ पर, फिर भी नोट कर लीजिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए आपको बता रहा हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए 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 मॉडिफिकेशन, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इतना कर लेते हैं, ये 3-4 चीजें कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी कर लेंगे, इसमें आएगा नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस याद रखिएगा, मुझे आपको डीएनए सीक्वेंसिंग बताना है, मुझे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताना है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन बताना है, ठीक है। अभी हम डीएनए का, आपने बोला था कि डीएनए, या इसको हटा के इसको भी कर लेते हैं। हम डीएनए टेस्टिंग नाम का एक शब्द सुनते चले हैं कि डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। ये क्या होता है? डीएनए टेस्ट किया गया, लोगों का डीएनए टेस्ट होता है, डेड बॉडीज का डीएनए टेस्ट होता है, या क्रिमिनल्स का डीएनए टेस्ट होता है। कुछ और सिचुएशन में भी कभी जब परिवार में आइडेंटिटी को लेकर, जब पहचान को लेकर झगड़ा हो जाता है तो डीएनए टेस्ट हो जाता है। तो ये डीएनए टेस्ट होता क्या है? सर ये बेसिकली इंडिविजुअल के आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए ही होता है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या है कि हम अगर किसी व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक जिले में अधिकारी हैं, आपके थानेदार ने बताया कि साहब हमारे यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, आपके यहाँ एक कुछ दुर्घटना घट गई, एक मैरिज हॉल में आग लग गई और उसमें कुछ व्यक्ति जल गए हैं बुरी तरीके से, 25 डेड बॉडीज मिली हैं। कोई मर्डर हुआ है और आपको उसकी जांच करनी है। अभी आप पुलिस के तरीके से सोचिए, एक बच्चा है, लड़का, ठीक है, अस्पताल में लड़का, बच्चे बदलने की घटनाएं हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। अस्पताल में बच्चे बदल गए हैं। एक लड़का है जैसा भारत के अंदर में है, लड़की को कोई नहीं लेना चाहता, हर कोई, एक लड़का है एक लड़की है, हर कोई कह रहा है कि ये लड़का, दो परिवार है वो लड़ रहे हैं कि ये लड़का मेरा है, ये लड़का मेरा है। कैसे पता चले ये लड़का किसका है? वो लड़की को ले जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि लड़की तो दिक्कत हो सकती है, तो लड़की के लिए कोई तैयार नहीं, लड़के के लिए सभी कोई लड़ रहे हैं। अब इन सारी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने सिर्फ एक मृत शरीर है और कुछ नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डेड बॉडीज हैं और वो इतनी ज्यादा जल चुकी हैं कि हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से देखकर पहचान नहीं कर सकते। हम क्या करें? जब सर मर्डर, उसके पेरेंट्स का सर डीएनए जो और बॉडी बच्चे क्लेम का करने डीएनए वाले, मैच करके देखेंगे, जिससे मैच कर रहा होगा वो उसका होगा।
सर तो फॉरेंसिक लैब में उसको ले जाकर उसका डीएनए टेस्ट करो, फॉरेंसिक वाले बताते थे, उसको हड्डी से भी वो लोग पकड़ लेते। हाँ, तो हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, वो डीएनए ऐसी चीज है, आदमी का ऊपरी शहर, उसका चेहरा जल सकता है, परंतु डीएनए उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा डेड बॉडीज के अंदर में। तो कोई मृत शरीर है, उसके अंदर में डेड बॉडी के अंदर में से वो डीएनए मिल जाएगा। किसी खूनी ने कोई खून किया, मर्डर किया, उसके हाथ में कुछ चोट लग गई, कुछ ब्लड उसका भी गिर गया, ठीक है, तो वो मर्डरर का अगर कहीं से भी आपको एक ट्रेस मिल जाए, उसका कुछ मटेरियल डीएनए मिल जाए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5 लोग संदिग्ध हैं, 5 आदमी हैं जिन पर आपको शक है, पर ये नहीं पता इन 5 में से कौन है, परंतु उस मर्डर के दौरान, वहां पर मृत्यु के दौरान पे उसका भी कुछ खून, या जैसे कभी कभी क्या होता है नाखूनों के बीच में, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो बहुत बार वो उसको पकड़ता है, तो उससे उसके नाखूनों के बीच में भी उसका डीएनए मिल जाता है। ब्लड, उसको भी चोट पहुंची तो उसका ब्लड मिल गया, वो काम आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके द्वारा ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही अस्पताल में, क्योंकि इस बच्चे का डीएनए हमें नहीं पता कि वो बच्चा किसका है, परंतु ये बात निश्चित पता है कि भाई इन दोनों माँ बापों में से किसी एक का ही तो डीएनए होगा। एक माँ बाप ए बी है, दूसरे माँ बाप एक्स वाई है, तो जो डीएनए है वो उनमें से किसी एक का ही होगा। तो हम इन सारी सिचुएशन में डीएनए का इस्तेमाल कर सकते हैं इन पहचान करने के लिए। यहाँ पर हम सर केवल मेरा एक डाउट है। हाँ सर जैसे कि हम किसी को जो बेसिक हमारा किसी को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, तो हम ये करते हैं कि हम उसकी प्रीवियस डिटेल को मैच करके देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या थी, तो हम उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। पर डीएनए के केस में अगर जैसे कोई व्यक्ति है, उसका डीएनए हम चेक कर रहे हैं, उसका हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम उसे कैसे बता सकते हैं कि ये कौन है? सस्पेक्ट की तो आपके पास लिस्ट होगी ना, हर सिचुएशन में आपके पास कुछ ना कुछ लोग हैं। जैसे पहली से लास्ट सिचुएशन में अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में गए, एक बच्चा है जिस पर 2 अलग अलग फैमिलीज झगड़ा कर रही हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो सर ये आपको वाला एग्जांपल लेते हैं, ये मर्डर वाला। इसमें मर्डर, जैसे कि उसने मर्डर किया है, पर उसकी हमारे पास डीएनए की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल ही नहीं। नहीं, ठीक है, और अगर उसका डीएनए हमें मिल भी जाता है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल मर्डर की सिचुएशन लेते हैं। अब जब हम मर्डर का केस जांच करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये 4 आदमी इस घर में गए थे, ये 5 आदमी इस घर में इस समय इससे मिले थे, इस दौरान पूरी दुनिया तो उस समय वहां मौजूद नहीं होगी उस घर पर। तो जो जो व्यक्ति जिनके ऊपर हमें शक है, जो संभावित व्यक्ति हो सकते हैं, उन सब का हम डीएनए लेंगे, उन 5 व्यक्ति का डीएनए लेंगे, और वहां पर जो मिला ब्लड है, जो उस व्यक्ति का नहीं है, जो मर गया, ठीक है, एक तो ब्लड उसका खुद का ही होगा, जो जिसका मर्डर हुआ है, जो मारा गया, उसका ब्लड होगा। यस सर। दूसरा ब्लड किसी का हो सकता है, तो केवल उसी का हो सकता है जिसने उसको मारा होगा। तो हमें 5 व्यक्ति मारा है, 5 में से ब्लड उनका लेंगे, उन 5 को चेक करेंगे, जिसके साथ मैच कर जाएगा वही हमारा खूनी है, तो बाकियों को 4 को छोड़ देंगे। अन्यथा आपके सामने 5 व्यक्ति हैं। पुलिस का काम आसान नहीं होता है, ये लगता है हमें, पर पुलिस का काम बहुत मुश्किल होता है। आप कोई चोर ये नहीं कहता कि जी मैंने चोरी करी, हर कोई ये कहता है कि मैंने तो नहीं करी है। अब उस स्थिति पर, उस समय पर कई लोग मौजूद हो सकते हैं, तो उनमें से जीरो इन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से ऊपर की स्थिति में है, जब कोई बड़ा दुर्घटना घट जाती है, जैसे खासतौर में फायर आउटब्रेक्स में ये चीज होती है कि जब आग लग जाती है और बहुत बार बॉडी इतनी बुरी तरह जल जाती है कि उनको पहचान नहीं की जा सकती, परंतु जो लोगों के मारे गए हैं उनकी एक संभावित लिस्ट रहती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक थिएटर में, ये दिल्ली के अंदर में एक हॉल था, जिस हॉल में, आप पिक्चर हॉल में आग लग गई, उसमें मान लीजिए 30 बॉडीज मिली। आपको ये पता है कि कौन कौन लोग उसमें गए थे, कौन कौन उसमें से बच गए, वो पता है। तो जो जो नहीं बचे, जो जो नहीं मिल रहे हैं, वो हो सकते हैं वही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, मान लीजिए। हेलो सर।
हाँ 500 में से 50 लोग नहीं मिल पा रहे तो 50 ही लोग होंगे। तो आप उन 50 की फैमिली के ब्लड को ले सकते हैं और इनकी बॉडी से मैच करा सकते हैं। जितने मैच हो जाएगा आप बता सकते हैं कि ये आपके व्यक्ति हैं। इसी तरीके से अगर कोई अनक्लेम्ड डेड बॉडी रह जाती है उसमें भी डीएनए का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम उसका डीएनए निकाल के रख लें। बहुत बार ऐसा होता है कि एक लेटर डेट में कोई कंप्लेन मिलती है, कोई शिकायत मिलती है कि जी हमारे फला व्यक्ति वो गायब हैं, वो चले गए, वो मिल नहीं रहे हैं, हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। और इसका एक नेशनल डाटाबेस भी होना चाहिए क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग खो जाते हैं और उनके परिवारजन उनको ढूंढते रहते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। तो ऐसे में भी अगर हमारे पास जो लोग मारे गए, क्योंकि पुलिस क्या करती है, पुलिस की अपनी एक प्रक्रिया होती है अनक्लेम्ड डेड बॉडी के लिए कि वो कुछ समय तक वेट करती है, हफ्ता तक या अलग अलग कानून के अनुसार, और उसके बाद फिर उस बॉडी को डिस्पोज कर देती है। तो उसके बाद वो बॉडी नहीं रहेगी। परंतु जब वो बॉडी नहीं रहेगी, अगर हमारे पास उसका डीएनए बचा रहा तो बाद की डेट में भी हम ये पहचान कर सकते हैं कि कहीं वो व्यक्ति जिसको कोई ढूंढ रहा है वो वही तो नहीं था जो मारा गया, जिससे उस परिवार को पता चल जाए कि भाई हमारा जो व्यक्ति है वो अब इस दुनिया में नहीं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हम डीएनए का कर सकते हैं। हेलो हाँ जी, ये फॉरेंसिक यूज है। बोलो सर, ये जैसे उसमें सीआईडी में भी सर ये दिखाया जाता है सर, मतलब उसमें जहाँ भी अगर कोई लावारिस लाश वगैरह मिल जाता है तो उसमें तो अगल बगल में चाहे इधर मिट्टी सा उधर हुआ रहता है तो उसमें ब्लड भी कहीं पत्ता वगैरह पे भी इधर उधर गिरा रहता है। तो उसको और यदि बॉडी बिल्कुल भी पहचान नहीं आता तो उसको लैब में जाकर उसका वो स्केच कर बनवा के और फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल और उससे जो करीबी और उस स्केच को अगल बगल के लोगों से हम पहचान करवाते हैं, कोई ना कोई सर बता ही देता है सर। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कई सिचुएशन में हम इस डीएनए टेस्ट को कर सकते हैं। इस डीएनए टेस्ट को करने से हम जो उसकी पहचान है वो कर सकते हैं। और ये डीएनए टेस्ट जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की थी, तो जो ये टेस्ट होता है जिसको हम डीएनए टेस्ट बोलते हैं वो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। सर एक ये फॉरेंसिक मेथड है सर इंडिविजुअल की। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए टेस्ट हुआ। इस डीएनए टेस्ट को हम बहुत सारे सिविल मैटर में, बहुत सारे पेटर्निटी डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। पेटर्निटी डिस्प्यूट की बहुत बार लोग अपने बच्चों को भी पहचान नहीं देते हैं कि नहीं ये मेरे पेरेंट्स है। बहुत पॉपुलर केस हुआ था सर कोई एन तिवारी थे, कोई पता नहीं कौन, एन तिवारी का केस हुआ। उनके बेटे को उनसे फाइट करना पड़ा, कोर्ट में केस गया और फाइनली उन्होंने, जब बात डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई तो फिर एनडी तिवारी ने उनको उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है ये जो है मेरा बेटा था। तो इस तरीके के केसेस भी होते रहे हैं जिससे व्यक्ति की आइडेंटिटी। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट है, इसी टेस्ट को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट बोलते हैं। फिंगरप्रिंटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो इससे पहले की टेक्नोलॉजी थी वो थी फिंगरप्रिंटिंग की। इंसान की जो एक बड़ी चीज है, जो उसकी सरफेस की चीज है, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, डीएनए टेक्नोलॉजी आज से 30 साल पहले 20 साल पहले इतनी विकसित नहीं थी, तो पहले क्या चीज जिस पर हम फॉरेंसिक के लोग रिलाई करते थे वो था फिंगरप्रिंट। जो हमारे हाथों के प्रिंट्स होते हैं, उंगलियों के अंदर में जो फाइन प्रिंट्स होते हैं, अंगूठा अगर हम लगाते हैं या उंगली का निशान जो लगाया जाता है, वो बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से फिंगरप्रिंट अलग होता है। हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके ये फिंगरप्रिंट, और जैसे मर्डर के केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि कोई भी आदमी आएगा, अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता। अभी भी है सर, फॉर ठीक है यार, प्लीज इंटरवीन मत क्या करो तुम सर। या तो आप क्लास ले लो, आप बोलो कि सर मैं पढ़ा लूंगा। अगर पूछा जाए तो बोला करो। अच्छा नहीं लगता है मैं बार बार तुम्हें टोकता हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है किसी को इस तरह से टोकना। हाँ, तो
फिंगरप्रिंट पहले के समय पे इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जाता है। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी चीज को छुएगा तो अपने हाथ के निशान वहां पर छोड़ देता है, और वो हाथ के निशान यदि हम पिक कर लें तो उससे उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को हम पहचान सकते हैं, उसकी पहचान की जा सकती है। परंतु धीरे बाद में चल के डीएनए की ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई कि जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 99% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज सेम, हमने अभी ऊपर पढ़ा, परंतु 1% ऑफ डीएनए इज डिफरेंट। और अगर हम उस 1% ऑफ डीएनए पर चलें तो वो 1% डीएनए अलग अलग होता है, पेरेंट्स का होता है, तो उससे हम डीएनए का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। इस पहचान को लेकर कुछ नियम कानून परंतु होने चाहिए, इस डीएनए टेस्ट करने के कुछ नियम होने चाहिए कि किस नियमों के तहत इसको किया जाएगा। तो ये जो कानून है, ये जो बिल लाया गया है, वो बिल इसीलिए लाया गया है कि किस किस परिस्थितियों में, ताकि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक कानूनी वैधता दे सके और उसके मिसयूज से उसको बचा सके। तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड रेगुलेशन बिल 2019 में प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। इसका उद्देश्य है ताकि डीएनए टेक्नोलॉजी का किस किस स्थिति में हम प्रयोग कर सकते हैं पहचान के लिए, कब कैसे कलेक्शन ऑफ डीएनए किया जाएगा और उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। तो इसमें कंडीशन में रिटन कंसेंट लेना, हमें किसी का भी डीएनए लेना है तो उसकी लिखित अनुमति लेना जो है अनिवार्य होगा। अगर 7 साल तक, वो केस ऐसा है जिसमें 7 साल तक की पनिशमेंट बनती है, अगर सजा 7 साल से ज्यादा की हो सकती है तो ऐसे केसेस में कंसेंट लेना अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे कौन से केस हो सकते हैं जिनके अंदर सजा 7 साल से ज्यादा की हो सके? आईपीसी का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप बता सकते हैं सवाल को। ऐसे कौन कौन मर्डर केस में, डेथ केस में, मर्डर, रेप, यानी कि जो अति गंभीर श्रेणी के केस हैं, ठीक है, उन केसेस में हमें ये अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। अन्यथा बाकी सभी स्थितियों में हमें कंसेंट लेना, मतलब जिसका डीएनए लिया जा रहा है, जिसका डीएनए चेक किया जाएगा, तो पुलिस को उसकी अनुमति लेना उसके लिए अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के, बिना उसकी कंसेंट के, सहमति के उसका डीएनए नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? वैसे अगर हम मान लो एक छोटा अपराध है उसमें भी डीएनए ले तो क्या क्यों नहीं ले सकते? क्या क्यों नहीं लेना चाहिए? मानवीय जीवन है ना, गरिमामय जीवन, हाँ। वो पब्लिश हो जाएगा फिर। कौन सा हमारा कानून का एक विशेष प्रावधान है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा एक, यस सर। क्या उसमें अगर इसको चैलेंज दी जाए तो मतलब ये कोर्ट में जा सकता है कोई आदमी केवल इस वाले क्लॉज के लिए भी? राइट टू प्राइवेसी वाला मैटर है ना, आर्टिकल 21 और 19। नहीं। हाँ। क्या नाम है इसका? ना, ये वो नहीं है जिस कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद आर्टिकल 22 है, 22 या 20 है, आर्टिकल 20 या 22, मुझे नंबर याद नहीं। इस आर्टिकल में ये कहा गया, 20 होगा शायद, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंस देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो, ये मौलिक अधिकार है। सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंस का मतलब होता है कि हमें कोई अपने खिलाफ अपराध किए जाने का के लिए बाध्य नहीं कर सकते पुलिस। मतलब इसको अगर शुद्ध हिंदी में समझे तो पीट पाट कर किसी से अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। जैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस को कोई अपराधी मिला, सर ये सस्पेक्ट लगता है। 20 में ना आकर रिट्स में नहीं आता? किसमें आता है? रिट्स में आता है ना ये तो, कि हम उसको इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते।
नहीं, to ये accept that आर्टिकल crime. 20 का सर हिस्सा आर्टिकल 20 में है ये, और आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कबूलनामा किसी प्रेशर के आधार पर जबरदस्ती उसको नहीं तो करा। वो नहीं करवा सकते कि आप उसके खिलाफ बयान बिल्कुल बिल्कुल दे, सही। खुद ही अपना जुर्म कबूले। हाँ, उसके ऊपर हम किसी को बाध्य नहीं, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको अपने खिलाफ कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे इसका मतलब, जो इसका लिटरल मतलब ये है कि अगर मान लो पुलिस आपको पकड़ लेती है, किसी ने कोई अपराध किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको पीट पाट के कहा कि नहीं तो अपने जुर्म को कबूल कर, तो पीट के वो कर भी लेता है, लिखवा भी लेती है पुलिस की लिखो, परंतु वो सब इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये बेसिक प्रावधान है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसने अगर वो जुर्म किया भी है तो आपको किसी दूसरे तरीके से ही, अगर वो खुद कन्फेस करना चाहिए उसकी इच्छा है। इसीलिए जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो कोर्ट में न्यायाधीश सबसे पहला काम यही करता है कि उससे पूछता है कि क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो। अगर वो करना चाहेगा तो कोर्ट में जज के सामने वो अपने अपराध को स्वीकार कर सकता है। अगर वो कर लेता है तो जज उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा, परंतु अगर वो नहीं करता है तो किसी भी तरीके से उस पर वो बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। तो जो ये डीएनए है, डीएनए क्यों हम नहीं देते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, उसका कारण यही है कि अगर आप किसी के बिना सहमति के डीएनए ले रहे हैं उसका, तो एक प्रकार से उस जो कानूनी जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन है। इसलिए ये क्लॉज यहाँ पर डाला भी गया है कि आप किस परिस्थिति में उस कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो अपराध अति गंभीर श्रेणी में आता है, यानी कि मर्डर, डेथ, इस प्रकार का अपराध है, तो ऐसी स्थिति में वो कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ हाँ पूछो। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप बोल रहे थे कि सॉरी, इसमें क्या होता है कि सबका तो बेस 4 ही होता है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। हाँ, तो फिर पहचान कैसे होगी? सबका तो डीएनए में यही चीज रहेगा, यही 4 बेस पेयर रहेंगे, तो पहचानेंगे कैसे कि कौन किसका है? पहचानते ऐसे हैं कि इनकी एक चेन है, ये जो ए मतलब क्या बोलते हैं, ए सी गुआनिन एंड थायमिन, ACTGT, ठीक है। हमारे अंदर 99% सभी इंसानों के अंदर में 99% सीक्वेंस सेम होती है, ये वाली, ठीक है, परंतु बाकी 1% सीक्वेंस अलग होती है। जो हमारा 1% सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर में ये GTAC होगा, किसी दूसरे के अंदर में ये ACGT होगा, और ये एक नहीं है, ऐसे ये लाखों का अरेंजमेंट है, एक नहीं है, ये लाखों जो है बेस पेयर। वैसे हमारे टोटल होते हैं 3 बिलियन बेस पेयर, क्योंकि 99% हमारे कॉमन होते हैं, तो इसलिए 99 पे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है जिसने इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बनाया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने का आधार ही ये था कि उसने, अगर वो 99% पर काम करता तो कभी नहीं कर सकता था, तो उसने 99% को नहीं मिलाया, उसने उस हिस्से को हटा दिया जो हिस्सा सबका कॉमन है, उसने केवल उस हिस्से पर काम किया जो हिस्सा सबका अलग अलग होता है इंसानों में, उन हिस्सों को आइडेंटिफाई किया। और इन हिस्सों में जो सीक्वेंस होती है, हर एक की अपनी अपनी होगी, हर एक के अंदर ये होते 4 हैं, पर इन चारों का क्रम क्या है, वो क्रम सबके अंदर अलग है। इन चारों को अगर लाखों बार आप रिपीट करें और अलग अलग सीक्वेंस में करें, तो किसी 2 व्यक्ति के भीतर में ये सीक्वेंस कॉमन नहीं हो सकती, ठीक है। यस, ये जो ABCD है ना, इसकी ये सीक्वेंस बनती जाती है, मतलब इसको तुम लाखों बार रख लो, अब ये सोचो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उन कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम पहचानते हैं। आपके अंदर यहाँ G है, मेरे अंदर यहाँ T होगा, हो सकता है हमारे अंदर ये 2 कॉमन है, ये TT कॉमन है, परंतु यहाँ पर और यहाँ पर अंतर है।
तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये आदमी अलग है और ये आदमी अलग है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दो अलग अलग डीएनए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस कानून के अंदर में डीएनए डाटा बैंक बनाना, डीएनए डाटा बैंक बनाने का प्रावधान भी है। डीएनए डाटा बैंक में नेशनल डीएनए डाटा बैंक, रीजनल डीएनए डाटा बैंक ये बनाए जाएंगे क्षेत्रीय और देश के अंदर में ये डीएनए डाटा बैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक समय के बाद इस बिल के अंदर में एक और कानून दिया गया है कि एक समय के बाद ये डीएनए प्रोफाइल जिन व्यक्तियों के बनाए जाएंगे वो डीएनए प्रोफाइल वहां से हटा दिए जाएंगे। मतलब किस किस स्थिति में उनको हटा दिया जाएगा? जब कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया हो, पुलिस ने केस फाइल कर दिया हो, या वो व्यक्ति उसके लिए, ठीक है, कि ये बात के लिए रिक्वेस्ट करे कि हमारे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में इन डीएनए प्रोफाइल्स को डिलीट कर दिया जाएगा। एक डीएनए रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा जो डीएनए डाटा बैंक और डीएनए लैब्स के ऊपर नजर रखेगा, और अगर कोई इन कानूनों का ख्याल नहीं करता है तो उसको सजा क्या क्या दी जाएगी, ये सब इसी कानून के अंतर्गत। तो मुख्यतः ये कानून हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग है उस पर नजर रखें, क्योंकि इसके कई सारे गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर डीएनए टेस्टिंग बहुत कॉमनली घर घर में लैब में उपलब्ध करा दी जाए तो क्या इसमें कोई समस्या? क्यों नहीं करा देते हम? सर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कोई भी क्लोन भी बना सकता है एक दूसरे का, अगर घर घर में ऐसे परमिशन देती जाए, कोई भी मिसयूज कर सकता है वैकेंसी उसमें भी। नहीं, डीएनए टेस्टिंग के ऊपर अगर हम दे दें, मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डीएनए टेस्टिंग जिसके तहत किसी भी आदमी की डीएनए फिंगरप्रिंट की पहचान की जा सकती है, तो उसका क्या क्या गलत यूज हो सकता है? उसका एक गलत यूज ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पैटर्निटी डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। समाज में बहुत सारा पैटर्निटी के लेके इशू होता है कि ये लड़का मेरा नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी तरीके की कहानियां हैं। तो उस सब को मतलब वो हमारे सोसाइटी में एक सोशल पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए हम इस टेस्ट को का पब्लिक यूज नहीं चाहते हैं कि इस का कोई मिसयूज हो, कोई पब्लिक द्वारा यूज किया जाए। ठीक है, आम जन द्वारा ट्रिवियल चीजों के लिए, मामूली चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी कारण से इस टेस्ट को जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, केवल एक विशेष परिस्थिति में, और वो भी एक बोर्ड के तहत, एक डाटा बैंक के तहत ही ये डीएनए टेस्ट कराए जाए, ये नियम बनाया गया। हाँ जी, स्टार्टिंग फेज में जब ये 2019 में बिल आया था तो ये शायद गवर्नमेंट इसको सभी के लिए कॉमन करने के लिए कह रही थी कि कंपलसरी करेंगे इसको, डीएनए को सभी का कलेक्शन देने के लिए। पर बाद में शायद इसमें कुछ वो कोर्ट केस के चक्कर में जो आर्टिकल 20 का बताया आपने, जिक्र किया, उसी के बाद इस पे चर्चा हुई, तो शायद फिर बाद में इसमें बदलाव किया गया। नहीं, वो तो खैर वो तो बहुत ही गैर वो हो जाएगा, जिम्मेदार कदम हो जाएगा अगर हम सभी का डीएनए प्रोफाइल लेके बैठ जाएंगे। तो वैसे करना भी संभव नहीं है आज के समय में, ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती नहीं है कि हम सबका कर सकें, और दूसरा वो करना भी गलत है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, तमाम तरीके के सोशल कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जीन थेरेपी, हाँ बोलो सर। ये पूछ रहे थे सर, अगर कोर्ट किसी को मतलब देता है डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर, तो जो उसका खर्चा आता है सर, क्या वो प्रशासन या गवर्नमेंट वो भरता है या खुद जिसका कराना तो उसके थ्रू भरवाया जाता है? मेरे ख्याल से दो तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं इसमें। एक कि जो केसेस होते हैं, जैसे अगर क्रिमिनल केस है,
क्रिमिनल केस का मतलब होता है जिसमें स्टेट पार्टी होती है, मतलब सरकार पार्टी बनती है। एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ कोई जो मुजरिम होता है, पुलिस की तरफ वो केस किया जाता है, पुलिस एक तरफ उस केस को लड़ती है। दूसरी स्थिति सिविल मैटर्स की होती है कि दो परिवारों का, दो प्राइवेट लोगों का झगड़ा है, वो प्राइवेट लोग उसमें पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से पहली परिस्थिति में तो इनवेरिएबली जो क्रिमिनल केसेस है उन केसेस में तो सरकार ही उस खर्च को वहन करेगी। परंतु जो सिविल मैटर होते हैं जहां पर डिस्प्यूट दो परिवारों के बीच में है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, दो लोगों के बीच में, प्राइवेट लोगों के बीच में, तो ऐसे में जो कॉस्ट है वो जो है उनके द्वारा वहन की जाएगी। जो व्यक्ति अगर कोर्ट चाहेगा तो उन पर वो कॉस्ट लगा सकता है कि आप इसके लिए पे करें। अच्छा सैफ, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, देखो मुझे थोड़ा ये बात कहते हुए ठीक नहीं लगता। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सवाल मत पूछिए, आप सवाल पूछिए, जो भी रिलेवेंट प्रश्न है वो आप पूछिए, सभी के लिए नियम लागू होता है, आप ही के लिए नहीं। पर बहुत ज्यादा इंटरजेक्शन होने से, ये बात मैंने पहले भी समझाने की शायद कोशिश की और ये बात मुझे कहते हुए बड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, मैं बार बार इस बात को कहते हुए कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरजेक्शन इसलिए नहीं कि मुझे कोई उससे असहमति है, आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है, उससे मुझे जिस बात को लेकर दिक्कत है कि एक हमारी जो कॉन्टिन्यूटी होती है, विचार की जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो टूट जाती है। और दूसरा, हर क्लास का, हर एक जो भी हम संस्थान है, कक्षा है, उसका एक बेसिक डेकोरम होता है। उस डेकोरम को मेंटेन करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, वो मेरी भी है और आपकी भी है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखा करें। बहुत ज्यादा इंटरजेक्शन, ठीक है, आपको सबको, सभी बच्चों को यहाँ कुछ ना कुछ पता है, ऐसा नहीं है, मैं कभी ये दावा नहीं करूंगा कि जो कुछ है वो मुझे पता है और आप में से किसी को कुछ नहीं पता। सबको बहुत कुछ मालूम होगा, बहुत सारी चीजें मालूम होंगी, कुछ ना कुछ चीजें कम मालूम होती हैं, जो कुछ थोड़ी चीजें नहीं पता होती हैं, उन्हीं के लिए हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसी के लिए हम ये अपने किसी को अध्यापक बनाते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो वो जो एक गुरु वाली चीज है उसमें एक बेसिक कुछ नियम होते हैं, उनका हम सबको पालन करना चाहिए, आपको भी पालन करना चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं इस विषय से आगे। अगला विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है जीन थेरेपी। मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने बात कर ली, अभी हम डीएनए सीक्वेंसिंग बात कर लेते हैं, जिससे आगे बढ़ने से पहले डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए सीक्वेंसिंग एक ही चीज है? दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो हम लेस देन 1%, और उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसी डीएनए के उसी हिस्से पर फोकस किया जाता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा उद्देश्य होता है डीएनए के जरिए से एक पहचान को साबित करना। दूसरी तरफ डीएनए सीक्वेंसिंग एक डिफरेंट चीज है, दोनों में एक ही चीज की जाती है, वो जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस की बात जो दीपक ने सवाल भी पूछा था कि सर सब में वो अगर चारों हैं तो वो चारों से कैसे पता चलेगा, तो चारों बिल्कुल ठीक बात है, पर इन चारों का कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है कि सभी ए जी सी टी इसी सीक्वेंस में लगे हुए, ऐसा नहीं है, ये घूमते हैं आपस में, ये चारों कहीं भी घूम सकते हैं, हो सकता है जी 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 ए सी टी, ऐसी सीक्वेंस वो कुछ भी हो सकती है, टी टी ए सी जी, कुछ भी, इसे किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, और ऐसे 3 बिलियन से ज्यादा सीक्वेंस है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग इसी चीज को, यदि हम सारे डीएनए का सीक्वेंस बनाएं
कि पहले क्या है, ए बी जो भी है वो उसको सीक्वेंस को पूरा करें। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग और डीएनए प्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग में अंतर है कि फिंगरप्रिंटिंग केवल उन एरियाज पर फोकस करती है जो इंसानों के अंदर अलग अलग होते हैं, जिससे कि उसकी पहचान की जा सकती है। डीएनए सीक्वेंसिंग में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता, पूरे डीएनए को रीड किया जाता है। अब इसी से संबंधित है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1992-93 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सबसे पहले। इस प्रोजेक्ट के तहत इस डीएनए, हमारे इंसान के जो टोटल डीएनए है उसको रीड करने का, ये ह्यूमन प्रोजेक्ट रीड था पहले वाला हिस्सा, जिसमें सारे सीक्वेंस को कि कौन कौन से कहाँ कहाँ कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो वो जो बिलियंस ऑफ सीक्वेंस थे उनको करना, उनकी सीक्वेंसिंग करना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसके बड़े सारे असर है। ये हमारे एवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है, जीन के अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं वो क्या काम करते हैं, जिससे वो पता चल सके। कई बीमारियों का इसके द्वारा हल ढूंढा जा सकता है कि अगर हम ये चीज को अगर यहाँ चेंज कर दें तो क्या हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा, कि जितना भी जीनोम है इंसान का, उस जीनोम को का अध्ययन किया जाए, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 92-93 में। फिर शायद 10-12 साल में खत्म भी हो गया। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट आज के समय में भी शायद चल रहा है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। पहले हमने इसको रीड किया, अब हम इसको राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। पहले हमने इस जीएनए को पर, अब इस डीएनए को हम पुट कर रहे हैं, ए लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, इसे अब राइट करने का काम कर रहे हैं। तो ये काम हमारा कहलाता है डीएनए सीक्वेंसिंग, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगला विषय जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब, हमने जब बात की कि हमारा सारा हेरिडिटी मटेरियल किसी न किसी डीएनए से संबंधित है। मतलब हमारा जितना भी चीजें हैं, जो कुछ भी हम हैं, अच्छे बुरे, खराब, टेढ़े मेढ़े, सीधे, इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट, मतलब जो भी हम इसको जैसे भी व्याख्या करना चाहें, वो सब किस पर निर्भर करता है? वो हमारे डीएनए पर निर्भर करता है। तो हमारा डीएनए इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर डीएनए इसके लिए जिम्मेदार है तो बहुत से लोग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां हैं। वो बीमारियां भी निश्चित रूप से उस डीएनए से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। बहुत सी बीमारियां तो उस डीएनए के कारण ही होती हैं। तो यदि हम उस डीएनए को चेंज कर दें, उस जीन थेरेपी को उस वहां पर वो चेंज कर दे, सीक्वेंशियली चेंज ले आए, तो उसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। और इस तरीके की जीन थेरेपी के लिए नियमावली की नियम बनने चाहिए, कुछ कानून नियम होने चाहिए। उसके लिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा नेशनल गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिनका नाम है नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो ये अगर हम कोई कहीं पर जीन थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, या क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन दी जा रही है। जीन थेरेपी प्रोडक्ट होता है कि any biological entity having the required gene that could introduce modification in gene for therapeutic benefit। ये याद रखना होगा, थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए हम इस जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक खास हिस्से को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए। जीन जो शब्द है, जीन होता है, जीन एक ग्रुप ऑफ, जीन सिंगल नहीं होता। ये जो सीक्वेंस है
इन सीक्वेंसेस के ग्रुप को जोड़कर ये जीन मिलकर एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमारे भीतर बनाता है, तब वो कहलाता है एक जीन। तो जीन क्या होता है? जीन इज ग्रुप ऑफ such nucleotide sequence of such sequence that results in a particular एक specific morphological development। कोई हो सकता है कि अलग अलग तरीके, कोई किसी खास तरीके के प्रोटीन को या किसी खास तरीके की चीज को बना रहा है, तो हर एक जीन अपने आप में कुछ खास तरीके की चीज को बनाता है, तो वो कहलाता है, वो ग्रुप ऑफ सीक्वेंस, वो पूरी जो सीक्वेंस है वो ग्रुप, पूरे ग्रुप को कहते हैं हम जीन। और इस जीन को अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है तो उसे हम जीन थेरेपी प्रोडक्ट बोलते हैं। जीन जो जीटीपीज है, ये जो जीन थेरेपी, ये रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? कहीं जीन में हमें लगता है कि जीन में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसे रिपेयर कर देते हैं, कहीं पूरे का पूरा जीन ही रिप्लेस कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं ऐसे जीन को जिसके कारण कोई डिसफंक्शनल डिसीज हो सकती हो। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इन ये जीटीपीज जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? जीन हम किसी के शरीर में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सर बाय स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी तो अलग चीज होगी, स्टेम सेल थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है, बट नॉट नाउ। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम ये जो जीटीपीज की बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, कैसे हम किसी का जीन बदलेंगे? रेडिएशन। रेडिएशन से तो टूट फूट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, जीन बदलना है या इंट्रोड्यूस करना है सर? ये हमें ये पता है कि ये वाली चीज जो है यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला वो है, इसके कारण एक बीमारी हो रही है, डिजीज हो रही है। ये क्रोमोसोम है, यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे एक जीन है जो हमें एक पर्टिकुलर बीमारी करता है किसी इंसान के अंदर। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, कैसे करें? क्रिस्पर सीजर आता है ना, क्रिस्पर सीजर टेक्नोलॉजी क्या पता? क्या चीज? क्रिस्पर होता है ना, जिस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब ये, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ये कहना तो आसान है, ये करा कैसे जाए भाई? हमारे पास ये सब जो चीजें हो रही हैं ये नैनोमीटर्स में बात हो रही है। नैनोमीटर सभी समझते हैं, व्हाट इज नैनोमीटर? 10 to the power 10 की 10। पावर 9 मीटर। 10 की पावर -9, मतलब जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में भी 10⁻⁻6 ही दिख सकता है। तो जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा वो नैनोमीटर है। उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे हम ये काट छांट करेंगे? ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, पर ये कहीं कैसे जाए? तो इसको करने का साधन हो क्या सकता है? इसे करने का जो साधन है वो हमारे पास एक साधन हो सकता है, वायरस। वायरस कैसे काम करता है? किसी का माइक्रोफोन जो है ना बंद कर दीजिए। तो ये वायरस कैसे काम करता है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए समझ। माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। हाँ, तो वायरस कैसे काम करता है? वायरस का जो रिप्रोडक्शन है वो हमें कही, इससे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले वायरस का रिप्रोडक्शन समझना होगा। वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और वायरस कैसे विशेष हैं?
वायरस हमारे समय में, जीवन के संदर्भ में, लाइफ के संदर्भ में अपने आप में एक विशेष यूनिट है। इनफैक्ट वायरस जीवित है या वायरस मृत है, वायरस को लिविंग बीइंग माना भी जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों में बड़े लंबे समय तक भेद है। आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि वायरस जीवित नहीं है, दे शुड नॉट बी केप्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, they are virus are something that lies in between a living being and non living being, इनके बीच की स्थिति में वायरस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस का जो हाँ, ये लिविंग होस्ट चाहिए था होता है इनको डेवलप करने के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारा वायरस है, जैसे बाकी सब लिविंग बीइंग इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया अपने सेल को डिवाइड करता है, 2 बैक्टीरिया में बदल जाता है, वो 2 बैक्टीरिया 4 में बदल जाते हैं। हमारा वायरस वैसे नहीं कर सकता, वायरस ऐसे डेवलप नहीं कर सकता। तो और वायरस हमारे जो इवोल्यूशनरी भी सबसे अर्ली स्टेजेस की चीजों में से है, जब जो 3 अरब साल पहले रहने वाली चीज होगा उससे संबंधित है हमारा वायरस। तो वायरस को हम बहुत नकारात्मक तरीके से देखते हैं, और मैं कभी कभी वायरस को somehow I develop some respect for virus, कि इसने इतने अरबों साल तक अपने आप को जीवित रखा है। तो वायरस की अगर बात करूं तो जो वायरस होता है, वायरस अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? वायरस अपने रिप्रोडक्शन के लिए, मैं इंटरनेट पे दिखा देता हूँ आपको, मुझे ज्यादा थोड़ा पिक्चर दिख के समझ अच्छा आएगा, मैं पिक्चर ड्रॉ उतनी अच्छी कर नहीं पाऊंगा। इंटरनेट बहुत खूबसूरत चीज है, सारी प्रॉब्लम का एक सेकंड में हल कर सकती है। देखिए, ये हमारा वायरस है, ये जो ऊपर जो है ये वायरस है। तो ये वायरस है, इस वायरस के अंदर में एक पतली सी चीज आपको ये दिखाई दे रहा है, बड़ा कर विजिबल है ये? यस सर। हो गया वो तो और अच्छा रहेगा। तो हमारा जो वायरस होता है, वायरस अपने इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये अपने आप को, जैसे एक सेल होता है, एक सेल के अंदर में सारी चीज होती है, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, खाने पीने का मतलब अपने जिंदा रहने के लिए एक सेल्फ कंटेंट पैकेज होता है, इसी के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है। पर हमारा जो वायरस होता है ये ऐसा नहीं होता, वायरस के अंदर में ये काबिलियत नहीं होती है। तो वायरस सबसे पहले क्या करेगा? वायरस सबसे पहले किसी एक होस्ट सेल को ढूंढता है, जैसे ये एक होस्ट सेल इसने ढूंढ लिया है, और इस होस्ट सेल, ये होस्ट सेल बैक्टीरिया हो सकता है, ये होस्ट सेल हम भी हो सकते हैं, हमारे भीतर भी ऐसे ही डेवलप करेगा। तो ये वायरस आएगा, इस हमारे अंदर एंटर करेगा और इसके साथ आकर चिपक जाएगा होस्ट सेल के साथ। होस्ट सेल के साथ चिपकने के बाद जो ये जो मटेरियल इसके अंदर, यहाँ जो मटेरियल मौजूद है वो उस होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ खाली हो गया और यहाँ से इसने ये इंजेक्ट कर दिया इस होस्ट सेल में। ये बेसिकली ये जो चीज है
ये चीज इसका डीएनए है। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कुछ आरएनए वायरस भी होते हैं। तो इसने अपना डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इस होस्ट सेल के अंदर पुश कर दिया है। यहाँ पुश करने के बाद यहाँ पर आगे वो पिक्चर में मिला नहीं मेरे को, ये इसके डीएनए के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को जोड़ देता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसका अपना मान लीजिए ये हमारे बैक्टीरिया का या होस्ट सेल का डीएनए है, ये अपने डीएनए को ये यहाँ जोड़ देगा, इसी के साथ चिपका देगा। और जब ये रेप्लिकेट करता है, जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसकी ये वाली की इसकी कॉपी बनती जाएंगी, इसकी भी कॉपी बनेंगी, परंतु ये अपने लिए भी कॉपीज बनवा लेगा इससे जबरदस्ती चिपक कर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कॉपीज ये बनाता जाएगा। और जब ये कॉपीज बन जाएंगी तो ये कॉपीज अलग हो जाएंगी और ये कॉपीज अपने लिए फिर ये एक आउटर स्ट्रक्चर इसके अंदर ही सिंथेसाइज कर लेता है और वो सिंथेसिस इसके इस डीएनए मटेरियल से ये सिंथेसाइज हो जाते हैं, जो इसका आउटर सेल है, आउटर स्ट्रक्चर है, और वो डीएनए मटेरियल ऑलरेडी बन चुका है। ये बनकर फिर ये सब इकट्ठा होकर एक वायरस बन जाता है और बाद में ये इस बैक्टीरिया होस्ट सेल को जिसके अंदर ये पैदा हुआ था उसी को फोड़ देता है, उसी को फाड़ देता है और उसमें से फिर ये वो निकल जाते हैं और ये सेल डेड हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अपने डीएनए को। इसी टेक्नोलॉजी को, इसी चीज का इस्तेमाल जीन थेरेपी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसे वेक्टर बोलेंगे। जब किसके माध्यम से, क्योंकि हमें जीन है, इस जीन को जिसको मैंने दिखाने की कोशिश की थी उसे रिप्लेस करना है, तो उस जीन को रिप्लेस करने के लिए हम इन वायरसेस का, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉन वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम दीपक ने लिया था। ठीक है, कुछ आज के समय में इस तरीके के माइक्रोस्कोपिक सीजर्स कुछ इस तरीके के वो बनाए गए हैं जिनके द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो ये दोनों माध्यमों से ये काम किया जा सकता है। हम जो डीएनए जहां वो बदलाव लाना चाहते हैं वो वायरस के थ्रू और नॉन वायरल वेक्टर्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। क्रिस्पर, ये क्रिस्पर ये टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ये किया जा सकता है। इसके अलावा एक्स वीवो जेनेटिक मॉडिफाइड सेल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक और तरीका हो सकता है कि हमने लैब में ले जाकर कुछ सेल्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया और उन जीन्स को डेवलप कराया, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। आज के समय में जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था डीएनए वैक्सीन या एमआरएनए वैक्सीन, ऐसे ही डीएनए वैक्सीन का भी विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। जो कानून है वो जो ये कानून ये कहता है कि अगर कोई भी जीटीपी का इस्तेमाल होता है, कहीं भी जीन थेरेपी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे एक नए ड्रग के तरह से माना जाना चाहिए और उसके लिए वही प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए। जो हमारा जीन थेरेपी है जिसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जीन को हटा रहे हैं या उसे बदल रहे हैं, ये तीनों चीज कर सकते हैं। नया जीन इंट्रोड्यूस कर देना, पुराने जीन को हटा देना और पुराने को हटा के किसी नए जीन से रिप्लेस कर देना, ये तीनों चीजें इस जीन थेरेपी के लिए के द्वारा की जा सकती है, जिससे उन बीमारियों का लंबे समय के लिए पूर्णतः इलाज हो सके। इसमें जो ग्रुपिंग है, दो तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकता है, जर्म लाइन जीन थेरेपी और सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है जो मैंने आपको बताया कि कुछ सेल हमारे शरीर में अर्ली स्टेजेस में अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं,
अनडिफरेंशिएटेड सेल का कॉन्सेप्ट याद है अभी? स्टेम सेल। स्टेम सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब ऐसे सेल जो किसी लाइन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उन सेल से आप लिवर भी बना सकते हो, उनसे हार्ट भी बना सकते हो, उनसे हार्ट भी बन सकता है, ब्रेन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो वो जर्म सेल का, तो जर्म सेल का फायदा ये है कि अगर हमने कोई चीज जर्म सेल के लेवल पे चेंज कर दी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी में उसे हम बदल सकते हैं। जर्म लाइन को हम अगर ठीक कर दें, ठीक, तो ये अक्रॉस जनरेशन भी वो बदलाव आ सकता है आज के समय में। परंतु हमने जर्म लाइन जीन थेरेपी को भारत में प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि इसके बहुत से एथिकल और सोशल कंसिडरेशन हो सकते हैं। क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम जर्म लाइन जीन थेरेपी को अलाउ कर देंगे तो? सोच के बताइए। अगर कर दिया जाए तो अच्छी चीज है या कोई इसमें खतरा भी है? सर खतरा ही है इसमें। कोई क्या? भी किसी के भी डीएनए में ऐसे मॉडिफिकेशन करके अपना बदला ले सकता है या फिर मिसयूज कर सकता है। इसका एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए, मतलब बेसिकली हम ये समझें कि रिप्रोडक्शन के लेवल पर एक जनरेशन में तो वो प्रॉब्लम, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई जीन थेरेपी में, यस कुछ सर। भी प्रॉब्लम हुई, तो वो फिर आगे उस सक्सेसिव जनरेशन में ट्रेवल कर जाएंगे। उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनको वो, मतलब आप ना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ियों को भी प्रभावित कर देंगे। तो इसलिए हमने जर्म सेल जीन थेरेपी को अभी रोका हुआ है क्योंकि इसके बारे में अभी हमारी कोई विशेष समझ, बहुत फाइन समझ और अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। दूसरे लेवल पे हो सकता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी होती है जिसमें कि हम एक विशेष, जब डिफरेंशिएट हो गए हैं, सेल अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुका है ना, कोई अलग अलग टिश्यू या ऑर्गन के लेवल पर वो बदल चुका है, तो ऐसे में हम जीन थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। क्योंकि इससे अगर कुछ गड़बड़ होगी भी तो क्या होगा, अब टारगेटेड सेल है, किसी व्यक्ति का लिवर फेल हो चुका है या बोन मैरो फेलियर हो चुका है। बोन मैरो फेलियर होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। वो गंभीर समस्या हो सकती है किसी आदमी के लिए, उसे कोई कैंसर हो सकता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत कम समय के लिए जीवित रहेगा और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। परंतु यदि हम ऐसे व्यक्ति में नया कुछ बदलाव ला देते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति जीवित रहे। तो ऐसे में हम जीन थेरेपी का रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसलिए जीन थेरेपी को सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के तौर पर, जो डिफरेंशिएटेड, सोमैटिक का मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स के लेवल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये दो टर्म है, एक्स वीवो और इन वीवो। एक्स वीवो का मतलब जो चीज शरीर के बाहर की जाए, जो करेक्शन, जो बदलाव किया जा रहा है वो शरीर के बाहर है। और इन वीवो जो बदलाव है वो शरीर के भीतर ऑर्गन्स के लेवल पर ही किया जाए। जो जीन डिलीवरी है वो वायरल और नॉन वायरल वेक्टर्स दोनों के द्वारा किया जा सकता है। आज के समय में भी जीन थेरेपी को हम एक सीमित लेवल पर ही समझते हैं, हम उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। तो हम अभी भी जीन को लेकर सतर्क हैं, तो हम अभी भी उसको लेकर रुके हुए हैं। हमें रुकना भी चाहिए क्योंकि इसमें कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। जीन थेरेपी के बहुत लंबे परिणाम हो सकते हैं, तो जो भी कदम उठाया जाए वो सोच समझ के उठाए जाने चाहिए। और बहुत सारे लोगों का जीवन इसके कारण प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर, एक बेसिक गाइडलाइन के अंदर ही काम करें। जीन थेरेपी को क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके फेवर में क्या कारण है? वो कारण है कि हमारे जो देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरीके के इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर से प्रभावित हैं।
तरह तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके के बड़े सारे और भी ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी ये टॉपिक थोड़ा सा और लंबा चलेगा, तो मैं ज़्यादा जल्दी ना करके हम कल इसको यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज हम यही क्लास को यहीं रोकते हैं और कल सुबह 8 बजे हम वापस मिलेंगे। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। और सर, एक्स वीवो का कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? कोई भी काम जो लैब में किया जाता है वो एक्स वीवो है। नहीं सर, जो हमारी बॉडी के बाहर जो हमारे चेंजेस होते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ दो तरीके, जैसे जीन थेरेपी की बात करें, हमें जीन इंट्रोड्यूस करना है, हम ये हाइपोथेटिकली 2 मिनट के लिए मान के चलिए, आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। आप स्टेम सेल को, जर्म सेल को बाहर निकालें, उसके अंदर उसके जो जीन में जहां भी बदलाव करने हैं उसको लैब में निकाल के उसमें वो बदलाव करें और वापस फिर बॉडी में री इंट्रोड्यूस कर दें, एक तरीका। सर आई हैव एग्जांपल फॉर दिस, मतलब परफेक्ट एग्जांपल होगा ये। वो एग्जांपल है सर, परफेक्ट बैठेगा। जो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, उसमें पिग के जो जीनोम है उसको पूरा एडिट किया गया था, बाहर ही किया गया था, तो वो एक्स और वीवो फिर जाके वो उसमें पुट किया गया था ह्यूमन में। तो वो एक्स वीवो का उदाहरण हो गया। एक्स वीवो मतलब जो कुछ चीज की गई वो शरीर के बाहर की गई, उसके बाद उसे शरीर के अंदर में डाल दिया गया। इन वीवो हो सकता है कि जो काम, जो बदलाव लाया जाए वो शरीर के अंदर ही लाया गया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय सर, Thank you, टेक sir. केयर सर, हैव अ गुड डे।